जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube परिवार पर। साथियों, एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ में। हम पढ़ने वाले हैं विशेषण वाले चैप्टर को। पिछली वीडियो में हमने आधा चैप्टर क्लियर कर लिया था और आधा चैप्टर आज क्लियर हो जाएगा, यानी आज आपका विशेषण वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और आज इस पर हम बात करेंगे क्वेश्चंस की। और मैंने एक ट्रिक बताई है इस वीडियो में कि हम विशेषण को कैसे पहचान सकते हैं कि कोई भी शब्द विशेषण है या नहीं है, उसका हम कैसे पता करेंगे अपने पेपर में। तो वो सब चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले जो भी मेरा भाई आज नया जुड़ा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली हिंदी की सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा या ऐसा ही परीक्षा है आपकी, या एसएससी जीडी का अगर पेपर आप देने जा रहे हैं तो उसमें आप अच्छा स्कोर गेन कर सकें। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे परिमाणवाचक विशेषण से। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि परिमाणवाचक विशेषण दो प्रकार का होता है। ठीक है, जिसमें मैंने आपको परिभाषा से समझाया था, जिन संज्ञा शब्दों को माप तोल सकते हो परंतु उन्हें गिन नहीं सकते, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, माप तोला जा सकता है लेकिन उनको गिना नहीं जा सकता, ऐसी सारी चीजें परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आती हैं। जैसे इसके दो भेद मैंने यहाँ पे लिखे हैं, एक तो है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और एक होता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, तो जो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है, जैसे जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की निश्चित मात्रा का बोध होता है, उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। यहाँ तक हमने अपने पिछले वीडियो में चीजें कवर कर ली थी। तो आगे बात करते हैं, जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल है। जैसे 4 किलो चावल, तो चावल कैसे है भाई, निश्चित है, निश्चित मात्रा में है, तो निश्चित परिमाणवाचक हो गया। जो चावल होते हैं वो तुलकर आते हैं, ना कि गिनकर, तो ये निश्चित परिमाणवाचक हो गया। तो सारे के सारे जो एग्जाम्पल है वो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो एक बार आप इनको देख लीजिए और पिछले वीडियो में मैंने इनको अच्छे से क्लियर भी आपको कराया था। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण की तरफ। आज आपको वॉइस में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है क्योंकि आज मैं वीडियो आउटडोर शूट कर रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा आप कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए आज की वीडियो में। तो अनिश्चित परिमाणवाचक जो विशेषण है, तो इसकी परिभाषा देखते हैं। जिन विशेषण शब्दों द्वारा संज्ञा की अनिश्चित मात्रा का बोध होता है उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। संज्ञा की, ठीक है, अनिश्चित मात्रा यानी संज्ञा की मात्रा का पता नहीं होगा, अनिश्चित होंगी चीजें, तो वो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाएगा। जैसे इसके कुछ उदाहरण है यहाँ पे, जैसे मैंने लिखा थोड़े से चावल। ठीक है, तो चावल जो है एक परिमाणवाचक शब्द है। ठीक है, चावल जो तुल कर आता है, तो यहाँ पर निश्चित नहीं है चावल कितने हैं, तो इस शब्द ने जो है ना अनिश्चितता उत्पन्न कर दी है थोड़े से। ठीक है, तो अब पता नहीं थोड़े से में कितने भी हो सकते हैं, 100 ग्राम हो सकते हैं, ठीक है, 2 किलो भी हो सकते हैं, 5 किलो भी हो सकते हैं, तो ये थोड़े से चावल है, तो अनिश्चित है चावल की जो मात्रा है। तो यहाँ अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाएगा। जैसे कुछ शहद हो गया, शहद पता नहीं कितना है, थोड़ा बहुत शहद है। ठीक है, लेकिन पता नहीं है, कुछ का मतलब यहाँ हमें पता नहीं चल रहा कितना शहद है। बहुत सारा पानी, तो यहाँ भी जो है पानी की मात्रा के बारे में नहीं बताया गया है। थोड़ा दूध अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। कुछ मीटर कपड़ा, तो कपड़ा पता नहीं कितने मीटर है, निश्चित नहीं है। ऐसे ही उसने ज्यादा पानी पी लिया, तो ज्यादा जो शब्द है वो अनिश्चित परिमाणवाचक को बता रहा है कि ज्यादा पानी पी लिया। अब कितना भी ज्यादा हो सकता है, इससे कुछ आइडिया नहीं लग पाएगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे अनिश्चित परिमाणवाचक हैं। जैसे थोड़ा सा दही, थोड़ा सा नमक और ढेर सारा गेहूं, तो सारे के सारे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। ठीक है, तो आपने निश्चित और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण को क्लियर कर लिया है। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट अपने तीसरे प्रकार के विशेषण पे, जो कि है हमारा संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, तो संख्यावाचक विशेषण को अगर हम देखें परिभाषा से, तो जिन विशेषण शब्दों द्वारा संज्ञा की संख्या का बोध हो, जिन विशेषण शब्दों के द्वारा संज्ञा की संख्या का बोध होता है वो संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जिन संज्ञा शब्दों को हम गिन सकते हैं, ठीक है, गिन सकते हैं परंतु नाप तोल नहीं सकते, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। गिन सकते हैं लेकिन उनको भाई नाप तोल नहीं सकते। ठीक है, तो गिन कर आएंगे ये सारी चीजें। ठीक है, ऐसी चीजें, ऐसे शब्द जो गिनकर खरीदे या बेचे जाते हैं, जिनको गिना जा सकता है, वो संख्यावाचक विशेषण में आते हैं। ठीक है, उनको मापा या तोला नहीं जा सकता। तो इसके भी दो भेद है, जैसे निश्चित संख्यावाचक और एक अनिश्चित संख्यावाचक। तो आइए दोनों को देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं निश्चित संख्यावाचक की। निश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या होते हैं,
जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की निश्चित संख्या का बोध होता है। ठीक है, संख्या निश्चित संख्या का बोध होता है उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूँ, एक हो गया हमारा पूर्णांक बोधक। ठीक है, पूर्णांक बोधक, इसमें पूर्णांकों की बात होगी, जैसे 1 2 3 4 या 5। ठीक है, ये पूर्णांक हो गए हमारे, तो पूर्णांकों को बताएंगे। जैसे एक होता है अपूर्णांक बोधक, इसमें पूर्णांकों का पता नहीं चलेगा। जैसे हम बोल देते हैं ना, सवा, डेढ़, ये डेढ़ हो गया। ठीक है, डेढ़, ढाई हो गया। ठीक है, ढाई, पौन, ठीक है, सवा दो, सवा तीन, तो आदि जो है ये अपूर्णांक बोधक होते हैं। आगे बात करते हैं क्रमवाचक की, तो क्रमवाचक में हो गया भी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, ऐसी आवर्तीवाचक होता है दुगुना, तिगुना और चौगुना। और आगे बात करते हैं इसकी समुदायवाचक की, तो जैसे दोनों, आप दोनों यहाँ आ जाओ, आप तीनों वहां चले जाओ, चारों या सातों, तो ये सारे के सारे क्या हमारे समुदाय का बोध कराते हैं। ठीक है, एक से ज्यादा लोगों का या एक से ज्यादा चीजों का। तो ऐसे होता है प्रत्येक बोधक, इसमें जो जैसे हर एक हो गया, चार चार घोड़े हो गए, 10 10 आदमी हो गए। ठीक है, 20 20 जो हमारे कुत्ते हो गए। तो इस तरह से इसमें जो चीजें जोड़े से चलती हैं, 4 4 20 20 10 10, तो ये प्रत्येक बोधक की कैटेगरी में आता है और ये निश्चित संख्या को बताते हैं। ठीक है, तो संख्या जो को निश्चित होगी हर जगह, तो ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण जो कहलाएगा। जैसे आगे मैं बात करता हूँ इसमें अपूर्णांक बोधक में, जैसे अगर मैंने उदाहरण की बात करूं, तो अपूर्णांक बोधक में उदाहरण जैसे आधा खाना खा लिया। ठीक है, आधा खाना खा लिया गया है, तो खाना जो आधा खा लिया गया, तो अपूर्णांक हो गया आधा खा लिया, पौना खाना खा लिया, या सवा खाना खा लिया, सवाया खाना खा लिया, तो सब हमारे अपूर्णांक बोधक होते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा उसने सवा घंटा, ठीक है, उसने सवा घंटा इंतजार किया और फिर वो चला गया, तो अपूर्णांकों को दर्शाते हैं। ठीक है, ये अपूर्णांक बोधक हो गए। आगे जैसे हम बात करते हैं क्रमवाचक की, ये क्रम को दर्शाएंगे। जैसे वह स्कूल में पहला स्थान लाया, तो पहला प्रथम स्थान पर है। ठीक है, क्रम में वो पहले स्थान पर आया है, तो क्रमवाचक हो गया। आगे जैसे बात करता हूँ, मेरी दूसरी पैंट जीन्स की है, तो मेरी जो दूसरी वाली पैंट है ना, ये तो मैंने वैसी पहन रखी फॉर्मल, लेकिन मेरी जो दूसरी पैंट है वो कह रहा है वो दूसरी पैंट जीन्स की है मेरे पास। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, ये भी क्रमवाचक है। हम पहली बार कल मिले। ठीक है, तो हम पहली बार कल कब मिले, कल मिले, तो इसने बताया था, तो यहाँ भी क्या हो गया, क्रमवाचक हो गया, नहीं क्रम में हम पहली बार जो है कल ही मिले हैं। तो ये चीजें क्रमवाचक विशेषण को दर्शाती हैं, जो क्रमवाचक कैटेगरी होती है उनको दर्शाएंगी। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, अब लाइन में पांचवे हैं, अब लाइन में पहले हैं, तो ये क्रम को दर्शाते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ चीजें समझ में आ गई होंगी। आगे देखते हैं आवर्तीवाचक, जो आवर्ती को बताते हैं। जैसे मेरे पास दुगुना धन है। ठीक है, दुगुना सामान है, तो ये आवर्ती इसने बताई है, दो गुना। और जैसे वह चौगुनी संपत्ति का मालिक है, तो ये क्या है, चौगुनी, दोगुनी, तो ये सब हमारी क्या है, आवर्तियों को ये दर्शाते हैं, आवर्तीवाचक हो गई है। तो ऐसे ही आगे हम बात करते हैं समूहवाचक की, तो कुछ समूह में जैसे दोनों लोग ईमानदार है, तो दोनों लोग, ठीक है, ये दोनों है, इस समूह को बताया। ठीक, एक से ज्यादा लोगों को इसने बताया, तो दोनों लोग कैसे ईमानदार है। आज चारों दोस्त घूमने गए, तो चारों यहाँ पर क्या है, समूह बन गया चार लोगों का, तो चार लोग घूमने गए हैं, तो इस समूहवाचक को दर्शाता है, समूहवाचक की कैटेगरी में ये जाएगा। ठीक है, जैसे प्रत्येक बोधक की अगर मैं बात करूं, तो प्रत्येक खिलाड़ी ने अच्छा प्रदर्शन किया। जो प्रत्येक खिलाड़ी है, टीम में जितने भी खिलाड़ी हैं सभी ने जो है अच्छा प्रदर्शन किया, तो ये सभी को साथ में लेके चल रहा है। ठीक है, सभी ने अच्छा प्रदर्शन किया। तो ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं इसकी, तो हर एक व्यक्ति, जो हर एक व्यक्ति है, हर एक व्यक्ति नियम का पालन करे, यानी प्रत्येक व्यक्ति जो है नियम का पालन करेगा, तो ऐसे इसमें कहा गया है। ठीक है, हर एक व्यक्ति जो है नियम का पालन करेगा। ठीक है, तो ये चीजें हमारी प्रत्येक बोधक जो है चीजों को दर्शाएगी। तो आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण की। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण पे बात कर लेते हैं। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की अनिश्चित संख्या का बोध होता है, संज्ञा की अनिश्चित संख्या, यानी संख्या जो है निश्चित नहीं होगी। चीजें संख्या में तो होंगी, लेकिन वो निश्चित नहीं होंगी। चीजें गिनने वाली होंगी, गिन सकते हैं, लेकिन वो पता नहीं है कितने हैं। संख्या तुम्हें उस टाइम पे अनिश्चित होगी, निश्चित का पता नहीं चलेगा, का बोध होता है, उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कई लोग, तो हम लोगों को गिन सकते हैं, ठीक है, आसानी से गिन सकते हैं, तो लेकिन यहाँ पर अनिश्चितता है। अनिश्चितता ये है कि यहाँ पता नहीं है, तो लगा दिया कई लोग, तो अनिश्चित संख्यावाचक हो गया। जैसे अगला है सैकड़ों आदमी। ठीक है, सैकड़ों आदमी, अनेक पुस्तक, चंद लोग, हजारों आदमी, अनगिनत लोग, कुछ छात्र।
तो ये सारी चीजें गिनने वाली हैं, सब चीजों को गिना जा सकता है, लेकिन यहाँ पर उनकी संख्या जो है वो अनिश्चित है, निश्चित नहीं है। तो सारे के सारे उदाहरण क्या हैं? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण है। जैसे इनको हम अगर मैं सेंटेंस वाक्य में प्रयोग करूं तो ऐसे कर सकते हैं, अनेक लोग शादी में आए, तो इसमें पूछ लेगा बता दो कौन सा विशेषण है। तो अनेक में कौन सा विशेषण है? तो ये भाई अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। जैसे अगला सेंटेंस है हमारा, कुछ मेहमान आए, मेहमानों को गिना जा सकता है लेकिन अनिश्चित है, कुछ मेहमान को बता रहा है, पता नहीं कितने हैं। जैसे यहाँ पर अगर बात करता हूँ, बहुत से बच्चे गायब हैं, अब बच्चों की संख्या निश्चित नहीं है, ठीक है, बहुत से बच्चे गायब हैं, तो बच्चों को भी गिना जा सकता है, तो अनिश्चित संख्यावाचक है, इनको संख्या में गिन सकते हैं। मेले में हजारों लोग थे, तो मेले में हजारों लोग थे, अब पता नहीं कितने लोग थे, संख्या निश्चित नहीं है, ये पता चल गया हजारों लोग थे, हजारों की संख्या में लोग थे, कोई एक दो आदमी उसमें नहीं था। तो ये सारे के सारे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण की कैटेगरी में आते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप बड़े अच्छे से समझ रहे होंगे चीज़ों को, और मैं अच्छे से समझा पा रहा हूँ, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। आगे मैं बात करता हूँ अगले अपने सर्वनाम के टाइप की। तो जो अगला टाइप है हमारा सार्वनामिक विशेषण है, जो कि अंतिम सर्वनाम का प्रकार है। तो यहाँ इसकी परिभाषा में मैं अगर देखता हूँ तो यहाँ से हमें पता चलेगा, जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आकर विशेषण की तरह विशेषता प्रकट करता है, उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले, ठीक है, आकर एक विशेषण की तरह काम करे तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है, सर्वनाम शब्द जो है संज्ञा से पहले आ जाएगा तो वहां पर क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण वो कहलाता है, वो जो है विशेषण का काम करेगा, वो सर्वनाम। जैसे अगर मैं बात करता हूँ, यह मेरा घर है, तो यह जो है एक प्रकार का क्या है? यह जो है एक प्रकार का सर्वनाम है, ठीक है। और घर क्या है? घर जो है एक प्रकार की क्या है? संज्ञा है। तो घर एक प्रकार की संज्ञा है और यह एक प्रकार का विशेषण। तो संज्ञा से पहले जो है विशेषण यहाँ पे आया है, ठीक है, संज्ञा से पहले विशेषण यहाँ पर आया है, तो ये क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण हो जाएगा। जैसे यह मकान ठीक है, तो मकान एक प्रकार की संज्ञा है और यह एक प्रकार का सर्वनाम है, तो ये सारे के सारे सार्वनामिक विशेषण कहलाएंगे। जैसे यह बालक चोर है, ठीक है। आगे बात करता हूँ, कुछ बच्चे सो रहे हैं, तो कुछ क्या है? एक हमारा अनिश्चित वाचक सर्वनाम है, तो कुछ बच्चे सो रहे हैं। आगे ये आदमी विश्वासघाती है, तो ये भी हमारा सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ऐसा आदमी नहीं देखा, ठीक है, आदमी एक संज्ञा है और ऐसा एक सर्वनाम है। कोई बच्चा रो रहा है, बच्चा संज्ञा है और कोई एक सर्वनाम है। वह व्यक्ति मेरे पिताजी हैं, ठीक है, तो वह व्यक्ति जो मेरे पिताजी हैं, तो वह क्या होता है? एक सर्वनाम शब्द है और व्यक्ति एक संज्ञा शब्द है। तो ये सारे के सारे क्या है? सार्वनामिक विशेषण की जो है विशेषता बताते हैं। सार्वनामिक विशेषण वाले उदाहरण है सारे के सारे। मैं उम्मीद करता हूँ चारों टाइप को आपने बड़े अच्छे से समझा होगा, ठीक है। और हम लास्ट में थोड़ा सा बात कर लेते हैं विशेषण की अवस्था पर, क्योंकि विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठीक है, इनको भी थोड़ा सा जान लेंगे। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे विशेषण की पहचान की ट्रिक, और उसके बाद हम क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो कि क्वेश्चन होंगे आपके 10। इनसे आपको आइडिया लग जाएगा कि कितना आपने इस चैप्टर को अच्छे से समझा है और आगे आप इसको कितना और तैयार करेंगे या आपको कितना और तैयार करना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं विशेषण की अवस्थाओं की। तो विशेषण की जो अवस्थाएं होती है वो 3 प्रकार की होती हैं। मूल अवस्था होती है, एक उत्तर अवस्था, एक होती है उत्तम अवस्था। तो तीनों में हम देखते हैं कि करके, जैसे मूल अवस्था, अगर उच्च कोई शब्द है तो उच्च एक मूल अवस्था वाला शब्द है, ठीक है। तो उच्च को अगर हम उत्तर अवस्था में ले जाएंगे तो हो जाएगा उच्चतर, ठीक है। तो उत्तम अवस्था में क्या हो जाएगा? उच्चतम। हमारी जो है इंग्लिश में डिग्री होती है ना, इंग्लिश आपने पढ़ी होगी, इंग्लिश में डिग्री होती है, इंग्लिश में जो है डिग्री होती है, ठीक है। तो उसी तरह से हिंदी में भी ये 3 डिग्री हैं। तो इंग्लिश में होती है ना 3 प्रकार की डिग्री, ठीक है। तो ऐसे ही हिंदी में हमारी 3 प्रकार की डिग्री होती है। जैसे हम पढ़ते हैं ना गुड, बेटर, बेस्ट, गुड, बेस्ट, बेटर, ठीक है। तो वो ऐसे ही हमारा जो है हिंदी में भी होती है 3 अवस्थाएं, मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था। तो ऐसे ही हिंदी की ये डिग्रियां हैं, जैसे इंग्लिश में डिग्री होती है, जैसे इंग्लिश में हम डिग्री पढ़ते हैं, ठीक है। एक होती है हमारी इंग्लिश में जो होती है पॉजिटिव, ठीक है, उसके बाद हमारी होती है कंपैरेटिव, एक होती है सुपरलेटिव डिग्री। तो 3 प्रकार की है। तो ये तुलना होती है, तुलना, ठीक है। जैसे तुलना की मैं बात करूं, जैसे तुलना अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको, जैसे अगर मैं बात करता हूँ महेश, थोड़ा समझो, महेश अच्छा है, ठीक है, महेश अच्छा है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करता हूँ महेश
रमेश से अच्छा है, रमेश से, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, अच्छा है। तो यहाँ तुलना होगी, तो उत्तर अवस्था में तुलना होती है, ठीक है, उत्तर अवस्था में तुलना होती है। पहले तो महेश को अच्छा बताया, लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया कि महेश को थोड़ा सा और अच्छा बता दिया, क्यों, महेश जो है ना रमेश से अच्छा बता दिया महेश को, तो यहाँ पे तुलना हो गई है, ठीक है, तुलना हो गई है। अगर मैं इसकी थर्ड यानी सुपरलेटिव डिग्री की बात करूं उत्तम अवस्था की, तो वैसे कर देगा, इसको ऐसे पेश करेगा जैसे महेश सबसे अच्छा है, महेश जो है सबसे अच्छा है, तो सुपरलेटिव डिग्री हो गई, उत्तम अवस्था है। अब महेश जो है सबसे अच्छा हो गया, इससे अच्छा कोई है ही नहीं। तो ठीक उसी तरह से उच्च, उच्चतर और उच्चतम, निम्न, निम्नतर और निम्नतम, तो ये सारी की सारी हमारी डिग्रियां हैं, अवस्थाएं हैं विशेषण की। तो ठीक उसी तरह से हम इसको समझेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं आपने इस चीज को अच्छे से समझ लिया होगा। तो अब चलते हैं विशेषण की अवस्थाओं पर और देखते हैं कैसे पेपर में पूछा जा सकता है और कैसे हम इसको पहचान सकते हैं। जैसे मूल अवस्था होगी उच्च, तो उच्च से बनेगा उच्चतर और यहाँ बनेगा उच्चतम, उत्तम अवस्था में। तो आप ध्यान रखेंगे उत्तर अवस्था में देखो शुरू से पता चल रहा है उत्तर, तो इसके बाद में तर आएगा, ठीक है, और उत्तम में क्या आएगा, बाद में तम आएगा। तो इससे हम इसको पहचान सकते हैं उत्तम, ठीक है, बाद में तम लगेगा तो उत्तम अवस्था, और तर लगेगा तो उत्तर अवस्था। जैसे निम्न, तो निम्न से बना क्या, निम्नतर, और उत्तम अवस्था में बन जाएगा निम्नतम, ठीक है। अधिक से क्या बनेगा, अधिकतम, ठीक है, और यहाँ क्या बनेगा, अधिकतर, और यहाँ बनेगा अधिकतम, सॉरी, अधिक से अधिक है, अधिक हमारा मूल शब्द है, और उत्तर अवस्था में अधिकतर, और यहाँ पर बनेगा उत्तम में अधिकतम। ऐसे कोमल हो गया, कोमल से क्या बना, कोमलतर, और यहाँ बना कोमलतम। महान से क्या बना, महानतर, और यहाँ बना महानतम, ठीक है। निकट से क्या बनेगा, निकटतर, और यहाँ बनेगा निकटतम। लघु से बनेगा लघुत्तर, और यहाँ बनेगा लघुत्तम। तो ये विशेषण की अवस्थाएं हो गई, ठीक है, मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था। कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए और आपसे पूछा जाए कि विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो विशेषण की होती है 3 अवस्थाएं, ठीक है, मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था। तो आगे बात कर लेते हैं हम विशेषण की पहचान। कोई भी शब्द अगर विशेषण है तो उसका हम कैसे पता करेंगे कि ये शब्द विशेषण है या कुछ और है। तो यहाँ मैंने एक पहचान लिख दी है इसकी, या इसको ट्रिक मान सकते हो या इसको पहचान मान सकते हो। तो इसी से हम विशेषण को पहचान लेंगे बड़ी आसानी से। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ, किसी भी शब्द के बाद आदमी और औरत शब्द का प्रयोग करने पर यदि सही सेंस मिलता है तो वह शब्द विशेषण होगा, जैसे ईमानदार। तो मैंने यहाँ पे लिखा है, यदि किसी भी शब्द के बाद हम आदमी और औरत शब्द का प्रयोग करें और हमें सेंस एकदम से सही मिले, तो वो शब्द विशेषण होगा, ठीक है, वो शब्द विशेषण होगा। जैसे यहाँ पे लिखा है ईमानदार, तो ईमानदार है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ईमानदार को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ एक बार, ईमानदार। तो मुझे पता करना है कि ये शब्द विशेषण है क्या नहीं, तो मैं इसके बाद आदमी या औरत लगाऊंगा। जैसे मैंने लगाया आदमी, तो आदमी, तो ईमानदार आदमी एक सेंस निकला, तो सेंस एकदम से सही निकला है कि आदमी ईमानदार होते हैं, ठीक है। तो ये उसका एक गुण है, ईमानदारी क्या है, एक गुण है। तो आदमी ईमानदार है, तो अगर सेंस सही निकलेगा तो ये एक प्रकार का क्या है, विशेषण है। जैसे अगला शब्द है, अगला शब्द मैंने यहाँ पे लिखा था ईमानदारी, ईमानदारी, तो इसके बाद आदमी औरत लगाओ। अगर मैं आदमी लगाऊं, ईमानदारी आदमी, तो ऐसा कहीं सुना है आपने कि ईमानदारी आदमी भी कोई शब्द बोला जाता है, नहीं बोला जाता, ईमानदार आदमी बोला जाता, तो इसलिए जो है ये विशेषण नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे हम विशेषण की पहचान कर लेंगे। ये शब्द मैंने जानबूझकर लिखा है क्योंकि ये विशेषण नहीं, इन दोनों में अंतर करने के लिए मैंने आपको लिखा था ये, क्योंकि आपको अंतर समझ में आ जाए। ऐसे अगर मैं अगले इसकी बात करूं शब्द की, अच्छा, तो अच्छा एक प्रकार का विशेषण है, अगर इसके बाद में प्रयोग करेंगे अच्छा आदमी, ठीक है, तो एक विशेषण हो गया। बुरा आदमी, ठीक है, ये भी एक प्रकार का विशेषण है। काला आदमी, ये भी विशेषण है। अच्छा, यहाँ पे काली शब्द है, ठीक है, तो क्या होगा, काली औरत, तो यहाँ लगा देंगे, तो ये भी एक प्रकार का क्या है, विशेषण होता है। जैसे सज्जन है, हम बोलते हैं ना सज्जन आदमी, भाई सज्जन व्यक्ति है, तो ये व्यक्ति का गुण हो गया, तो ये भी एक प्रकार का क्या है, विशेषण है। अनपढ़ आदमी, तो अनपढ़ भी एक प्रकार का क्या है, विशेषण शब्द है। और ऐसे ही बेवकूफ आदमी, तो ये भी एक प्रकार का क्या है, विशेषण होगा। तो ऐसे हम विशेषण की पहचान कर लेंगे। आगे मैंने और भी लिख दिए, इनमें पहचान के देखते हैं। जैसे मोटा व्यक्ति या मोटा आदमी होता है, ठीक है, तो ये उसका एक विशेषण गुण हो गया, ठीक है। लंबा आदमी, अब यहाँ पे एक शब्द है लंबाई, तो लंबाई आदमी, ठीक है, हम नहीं प्रयोग कर सकते क्योंकि हम लंबा आदमी बोलते हैं ना कि लंबाई आदमी, तो एक प्रकार का ये क्या है, विशेषण नहीं, ये संज्ञा हो जाएगी एक प्रकार की, ठीक है। तो इसमें जो है विशेषण नहीं है। जैसे ऊंचा, ऊंचा आदमी, ठीक है, तो ये भी क्या है,
ऊंचा मकान, तो ये एक प्रकार का ऊंचा भी क्या है, एक विशेषण है, ठीक है, ये एक विशेषण है। अब जैसे यहाँ पे हम प्रयोग कर सकते हैं बूढ़ा आदमी, ठीक है, क्या है, बूढ़ा आदमी, तो ये भी एक प्रकार का विशेषण है। सच्चा आदमी विशेषण है। सच्चाई लेकिन विशेषण नहीं है, ठीक है, सच्चाई जो शब्द है ये विशेषण नहीं है। अगर आप प्रयोग करोगे सच्चाई आदमी, नहीं जी, सच्चा प्रयोग किया जाता है, सच्चा आदमी, ना कि सच्चाई आदमी, ना सच्चाई औरत, ठीक है। तो ये एक प्रकार का विशेषण नहीं है, तो सच्चाई शब्द में विशेषण नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे हम पहचान लेंगे। जैसे यहाँ पे हम बोलते हैं लड़ाकू व्यक्ति, ये बहुत लड़ाकू आदमी है, तो लड़ाकू एक प्रकार का क्या है, विशेषण है। तो लड़ाई जो है, लड़ाई एक प्रकार की संज्ञा है, ठीक है, इसमें कोई जो है विशेषण नहीं है, तो लड़ाई संज्ञा है। तो लड़ाकू आदमी हम देखते हैं, लड़ाई आदमी कोई नहीं होता। अब हसमुख हो गया, तो हसमुख में क्या बताओ, ये विशेषण है या नहीं, बिल्कुल विशेषण है। तो हसमुख आदमी होता है, आदमी को बोलते हैं। गुस्सैल आदमी है, नकचड़ा व्यक्ति है, भाई इससे बात मत करो, ठीक है। ये कंजूस आदमी है, तो ये एक भी पैसा खर्च नहीं करेगा, कंजूस है, तो कंजूस भी एक प्रकार का क्या है, विशेषण है। अच्छाई जो है एक प्रकार की संज्ञा है, ये विशेषण नहीं है, ठीक है, ये जो है विशेषण नहीं है। बुराई, बुराई भी विशेषण नहीं है, बुरा विशेषण होता है, बुराई कोई शब्द विशेषण नहीं होता, तो ध्यान रखेंगे, बुराई एक प्रकार की संज्ञा है। गंदा व्यक्ति, ये गंदा विशेषण है। चौकोर मकान, ये भी एक प्रकार का विशेषण है। मनमोहक खुशबू या मनमोहक व्यक्ति, तो ये भी एक प्रकार का क्या है, विशेषण होगा। तो ऐसे हम अपने पेपर में विशेषण की पहचान कर सकते हैं, ठीक है। तो इस ट्रिक के माध्यम से हम विशेषणों को पहचान सकते हैं बड़े आराम से, और अपना जो एक नंबर पक्का कर सकते हैं इस चैप्टर का, ठीक है। तो आपको चैप्टर यानी ये टॉपिक, ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपने सारी चीजों को 100% समझा, ठीक है, या नहीं समझा, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है। तो मैं अपनी चीजों में सुधार करूंगा आपके हिसाब से। तो अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन पे प्रैक्टिस, और देखते हैं अपने आप को माप करके हमने इस चैप्टर में कितना सीखा है, हमने इस चैप्टर में कितना और सीखना बाकी है, तो ये बताएंगे हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो देख लेते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन है। मात्र 10 क्वेश्चन है, 2 मिनट का काम है, ठीक है, 2 मिनट में हम इन 10 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे, और आप बताएंगे कि इन 10 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन ठीक किए हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन पार्ट। पहला क्वेश्चन है, क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है। क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है, 3, चौगुना, 2 या दूसरा। तो क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण होता है दूसरा, दूसरा, तीसरा, पहला, मैं लाइन में पहला हूं, मैं लाइन में दूसरा हूं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, क्षणभंगुर किस प्रकार का विशेषण है। क्षणभंगुर शब्द किस प्रकार का विशेषण है। दशाबोधक है, नहीं है जी। स्वादबोधक नहीं है, ठीक है। कालबोधक या गुणबोधक, गुणबोधक भी नहीं है, तो कैसा है, क्षणभंगुर, क्षण भर के लिए चीजें आई, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा काल बोधक। कैसा हो जाएगा, काल बोधक विशेषण। तो उम्मीद करता हूं आपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर दिया होगा। आगे बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है, आज मुझे बहुत काम है, इस वाक्य में बहुत किस प्रकार का विशेषण है। जो बहुत शब्द है ये किस प्रकार का विशेषण है। पहला ऑप्शन है परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण। तो बहुत जो शब्द है, बहुत तो परिमाणवाचक में प्रयोग किया जाता है, ठीक है, बहुत जो है परिमाणवाचक में प्रयोग किया जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। तो चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ, सॉरी चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द स्पर्श बोधक विशेषण है। जिसमें स्पर्श करके चीजों का पता चलता है, कौन सा जो है स्पर्श बोधक विशेषण हो जाएगा। पहला ऑप्शन है जहरीला, कोमल, उत्तरी या बड़ा, ठीक है। तो इनमें से मुझे स्पर्श बोधक विशेषण की पहचान करनी है, तो ये हो जाएगा कोमल। तो कोई चीज कोमल है या कठोर है, वो स्पर्श करके ही हमें पता चलता है, ठीक है। जैसे लोहे को स्पर्श करेंगे या लकड़ी को स्पर्श करेंगे तो लकड़ी कठोर महसूस होती है, अगर वही हम रबड़ को स्पर्श करें तो रबड़ जो है वो मुलायम होती है, कोमल होती है। तो ये स्पर्श करके पता चलेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। पहली पुस्तक वापस करो में पहली में कौन सा विशेषण है। जो पहला शब्द है, पहली जो शब्द है, इसमें कौन सा विशेषण है। गणनावाचक विशेषण है, क्रमवाचक है, आवर्तीवाचक या गुणवाचक। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सारे के सारे हमारे क्रमवाचक विशेषण की पहचान होते हैं, तो ध्यान रखेंगे इस चीज को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं, बुढ़ापे ने उसका शरीर डैश 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 बना दिया, रिक्त स्थान के लिए कौन सा विशेषण सर्वाधिक उपयुक्त है, ठीक है।
यहाँ कौन सा विशेषण आएगा? बुढ़ापे ने उसका शरीर बना दिया अविचल, निर्भर, जर्जर या शांत। तो इसमें आ जाएगा जर्जर। बुढ़ापे ने उसका शरीर जो है जर्जर बना दिया। तो यहाँ पर फिट कौन सा बैठेगा? जर्जर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है इनमें से कौन सा शब्द विशेषण का उदाहरण नहीं है? कौन सा शब्द विशेषण नहीं है ये पहचानना है। अधिकारी विशेषण शब्द है, आग्नेय विशेषण शब्द है, आंतरिक एक प्रकार का विशेषण है, लेकिन अंतर जो है ये कोई भी विशेषण शब्द नहीं है। ठीक है, अंतर कोई भी विशेषण शब्द नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम से राइट आंसर है। आगे चलते हैं। कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा? तो यहाँ सिंदूरी को रेखांकित कर देते हैं। इसका जो है रेखांकित यहाँ पर रेखा जो है वो शायद टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। तो सिंदूरी शब्द में जो है कौन सा विशेषण ये पहचाना है, ये हमें पहचानना है। कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, तो सिंदूरी शब्द में कौन सा विशेषण है पहचानेंगे, या सिंदूरी शब्द जो क्या है। ठीक है, सिंदूरी शब्द क्या है ये पूछा है उसने। तो यहाँ पे गुणवाचक है, परिमाणवाचक है, प्रविशेषण है या सार्वनामिक है। तो सिंदूरी जो शब्द है, देखो लाल एक प्रकार का सर्वनाम है। ठीक है, तो इसने लाल शब्द की जो है विशेषता बताई सिंदूरी ने। तो जो विशेषण की विशेषता बताते हैं वो शब्द क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं प्रविशेषण। ठीक है, वो शब्द कहलाते हैं प्रविशेषण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रविशेषण। ठीक है, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन है उर्वशी अत्यंत सुंदर है, इनमें कौन सा शब्द प्रविशेषण है? कौन सा शब्द प्रविशेषण है? तो उर्वशी अत्यंत सुंदर है, तो सुंदर शब्द एक प्रकार का क्या है? विशेषण हो गया जी। तो जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं वो प्रविशेषण होते हैं। तो अत्यंत जो शब्द है वो एक प्रकार का प्रविशेषण होगा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, ऋषि की गाय बहुत दूध देती है, वाक्य में रेखांकित शब्द किस विशेषण का उदाहरण है? जो बहुत शब्द है ये क्या है? गुणवाचक है, संख्यावाचक है, सार्वनामिक है या परिमाण बोधक है? तो बहुत जो शब्द है इनमें से राइट आंसर हो जाएगा परिमाण बोधक का। जो बहुत शब्द है वो परिमाण बताता है। ठीक है, ना कि ये सार्वनामिक है, ना ये संख्यावाचक है और ना ही गुणवाचक है। तो बहुत सारा दूध निश्चित नहीं है कितना है, और दूध जो है वो माप तोल कर आता है तो परिमाण में जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा परिमाण बोधक विशेषण। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है, पसंद आता, तो वीडियो को आप लाइक जरूर करेंगे और वीडियो को आप शेयर भी करेंगे अपने दोस्तों के साथ में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।